अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स डीजे साइंस कॉलेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। गौर से ज़रा इसको देखिएगा। पहली एमसीक्यू है इसके अंदर, इन अ जीपी इफ आर इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 486 and Sn is equal to 728, then A इक्वल टू डैश। A आपको पता है फर्स्ट टर्म को कहते हैं। अब इसने ज़रा मुश्किल डाटा बनाया है। अगर कोई इसे प्रॉपर सॉल्व करने चला जाए तो उसके 2-3 मिनट लग जाएंगे या इससे भी ज़्यादा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब इतनी मुश्किल एमसीक्यूज हो तो उसके आंसर की तरफ निगाह करते हैं। सही है, जीपी में फर्स्ट टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि जीपी चलती है कॉमन रेशियो से, और अगर फर्स्ट टर्म जीरो होगी तो कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास है ना, फर्स्ट टर्म आपकी जीरो हो गई तो इन्फिनिटी आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्योंकि इन्फिनिटी, अगर किसी चीज को इन्फिनिटी से, रियल नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीपी का कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अब फर्स्ट टर्म 1 हो, ये पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट टर्म 2 हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सही है, तो आंसर 1 होगा या 2 होगा, इस तरह चलेगा। कॉमन रेशियो 3 दी हुई है। सही है, तो इसको बेसिकली आईडीए से सॉल्व किया गया, और अगर प्रॉपर सॉल्व किया जाए तो फिर इस तरीके से कि एल की वैल्यू, एल का फार्मूला है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, एल की वैल्यू है 486, ए वैसे ही रहा, कॉमन रेशियो 3 दी थी वो वैसे ही रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 486 वैसे ही है, ए वैसे ही है, 3 की पावर n माइनस 1 था तो 3 की पावर n अलग कर दिया और 3 की पावर -1 अलग कर दिया। ये -1 नीचे जाकर +1 हो गई, ये 3 इधर डिवाइड होता है, इधर जाकर 486 से मल्टीप्लाइड हो गया। ये a इंटू 3 की पावर n की वैल्यू निकल आई, जिसे मैंने बगैर मल्टीप्लाई करे नई इक्वेशन कह दी थर्ड। फिर मैंने इसके सम का फार्मूला लगाया, क्योंकि रेशियो सही ना ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला लगेगा Sn का a r टू दी पावर n -1 ओवर r -1। Sn की वैल्यू उसने 728 दी हुई थी, a मुझे मालूम करना है, r की जगह मैंने 3 रखा और इस r की जगह 3 रखा, तो 3 -1 ये 2 हो गया, ये 2 उधर जाकर 728 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये 728 मल्टीप्लाई बाई 2, और राइट पे बचा a इंटू 3 की पावर n, a को मल्टीप्लाई कर दिया साथ साथ इसके, और a को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -a। अब यहां से a इंटू 3 की पावर n की वैल्यू निकल आई थी 486 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मैंने इसकी जगह पे पूरे पर 486 मल्टीप्लाई बाई 3 रख दिया, -a ये रहा। अब -a इधर जाके +a होगा, और ये 1456 जो 728 को 2 से मल्टीप्लाई कर आया था वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब आप 486 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1458 और 1456 इसमें से माइनस करिए तो 2 आ जाएगा, तो आपके पास सही है ना, a आ जाएगा 2। ये सॉल्व किया जा सकता था, इस तरीके से हो सकता था। और एक आइडिया जो मैंने आपको बताया है, सही है, उस आइडिया पे इसका 2 आंसर लगाते। पहली एमसीक्यू जी काफी टफ लगाई है। sin 2x, ये तो फार्मूला है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x का, तो 2 sin x cos x का फार्मूला है। काफी कॉलेजेस में आ रहा है ये। एमसीक्यू नंबर 3 है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ आयोटा 3i माइनस √5, तो आयोटा से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है।
तो -3 इसका रियल पार्ट आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन देखिए जिसमें -3 है, तो पहले ऑप्शन में है -3 और लास्ट ऑप्शन में -3, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब इसका इमेजिनरी पार्ट सॉल्व कर लें, तो आयोटा को जब आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो -√5 आयोटा आएगा। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट -√5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √5 पहले ऑप्शन में प्लस √5 है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। तो -√5 आ गया। 1 - ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 इक्वल टू 32 के बराबर होता है। क्योंकि इसमें से माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। +1 और +1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। आइए देखते हैं, मैंने इसको यहाँ सॉल्व करा है। ये पिछली वाली एमसीक्यूज का फार्मूला था साइन 2 ऑफ बॉक्स का, 2 साइन ऑफ बॉक्स कॉस ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स में x था तो यहाँ पे भी x आ गया, ये भी x आ गया, ठीक। और ये मैंने cos 2 ऑफ बॉक्स के 3 फार्मूले लिख दिए थे कि cos स्क्वायर ऑफ बॉक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बॉक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ बॉक्स और 2 cos स्क्वायर ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स में यहाँ होगा वो बॉक्स में यहाँ आएगा, वही बॉक्स में इसमें आएगा। अगर cos स्क्वायर बॉक्स प्लस साइन स्क्वायर बॉक्स होता है तो 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर ऑफ बॉक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बॉक्स होता है तो वो cos 2 ऑफ बॉक्स होता है। ये डबल एंगल फार्मूला है। और इसमें से इस cos स्क्वायर को अगर आप 1 - साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ बॉक्स। अगर इसी में से आप साइन स्क्वायर बॉक्स को रिप्लेस कर दें 1 - cos स्क्वायर ऑफ बॉक्स और फिर माइनस साइन से खोलें, तो यही फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर बॉक्स -1। ये एमसीक्यूज नंबर 3 भी यहाँ सॉल्व है। आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो 3 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा को -√5 से करा तो आयोटा √5 है, और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -3 और माइनस आयोटा √5, तो इसका रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट था -√5। आइए जरा इसको देखते हैं, जो अभी जिस एमसीक्यूज की हम बात कर रहे थे 4 की, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली, तो ये दोनों प्लस के हो गए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 और माइनस -1 +1, 1 + 1 2, 2 की पावर 5 32, तो आंसर 32। और ये फार्मूला हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ये 1 के क्यूब रूट हैं तीनों, और क्यूब रूट का सम इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रहा, +1 उधर जाके -1 हुआ, इस वजह से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 रखा था। नेक्स्ट 6 एमसीक्यू है, चलें पहले 5 देख लेते। एमसीक्यू नंबर 5 है 0.2 पाई रेडियंस, तो पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 36 डिग्री आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया 36 डिग्री। पाई का मतलब तो पता है ना 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए 3 की पावर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा की वैल्यू पूछिए। आइए इसको सॉल्व देखिए, आंसर मैंने निकाल दिया इसका 0, कैसे वो ये देख लेते हैं। 3 की पावर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 था, तो 1 को 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की भी पावर 0 क्या होती है 1। सर आपने 3 की पावर 0 ही क्यों लिखा, 2 की पावर 0 लिख लेते। मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे ना बेस में 3 था, जब दोनों तरफ की बेस सेम होगी तभी उनकी पावर सेम होती है, तो मैं इसको 1 को 2 की पावर 0 भी लिख सकता था, 5 की पावर 0 भी लिख सकता था। मैंने 3 की पावर 0 लिखा है लेफ्ट हैंड साइड को देखकर। अब दोनों तरफ की बेस सेम है तो पावर सेम हो गई, तो टेंजेंट थीटा 0 होगा, और थीटा यहीं रहा, tan इधर जाके इनवर्स, tan इनवर्स 0 जब कैलकुलेटर से लेंगे तो 0 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं, ये है 7, साइन 180 प्लस अल्फा,
तो इसका आंसर है माइनस साइन अल्फा। इस पे फार्मूला लगा देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का। जब भी आपके पास एंगल वन 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तो ये जो आपके पास फार्मूले होते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो दो पार्ट है ना इसके, दो टर्म है, तो एक टर्म इसकी जीरो हो जाती है। बात को समझिएगा, जब आप कहते हो 180 डिग्री तो इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस पर हो, और जब आप कहते हो 90 और 270 डिग्री तो इसका मतलब है आप वाई एक्सिस पर हो। जब भी आप एक्सिस के ऊपर होगे तो ये जो फार्मूले हैं आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसमें दो दो टर्म होती हैं तो इसकी एक टर्म जीरो हो जाती है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा। इस वक्त अल्फा की जगह पे कौन है? 180। तो जब साइन अल्फा लोगे यानी साइन 180 तो जीरो, तो पहला पार्ट जीरो, तो खाली सेकंड टर्म बचेगी। सेकंड टर्म क्या है इसकी? कॉस अल्फा यानी कॉस 180 और साइन बीटा यानी साइन अल्फा। कॉस 180 माइनस 1 होता है और आपके पास साइन अल्फा बचा, तो माइनस जब साइन अल्फा से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस साइन अल्फा आएगा। ये है इसका आंसर। आइए फार्मूला लगा के भी, ये तो वर्बली करा मैंने, फिर फार्मूले से भी कर दिया। ये रहा साइन 180 प्लस अल्फा, तो फार्मूला है ना, ये अल्फा ये बीटा है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा की जगह पर अल्फा आ गया, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 180 जीरो, कॉस अल्फा वैसे ही रहा, कॉस 180 माइनस 1, साइन अल्फा वैसे ही रहा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, तो आंसर है साइन अल्फा। मैं इस टर्म की बात कर रहा था, एक टर्म ये रही यहां से यहां तक और एक टर्म ये रही। जब भी एंगल एक्सिस वाला होगा 0 डिग्री 180 ये एक्स एक्सिस को शो करता है, 90 या 270 ये वाई एक्सिस को शो करता है। तो ये जो फार्मूले हैं साइन और कॉस के, अल्फा प्लस बीटा वाले या अल्फा माइनस बीटा वाले, इसमें एक टर्म हमेशा जीरो हो जाएगी, या तो पहली वाली या दूसरी वाली। तो ये जबानी हो जाती है तेजी के साथ। उम्मीद है कुछ लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब 8 MCQ यहीं पे कर रहे हैं। कह रहे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, बताइए वो इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट कैसे आएगा? जो उसने गिवन रूट दिए उन्हें ऐड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएगा? मैंने कहा भाई जो उसने रूट दिए उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो एसओ आर सम ऑफ रूट कैसे निकाला? मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम -1 होता है, बॉक्स में बंद कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। जब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। और फार्मूला ये है इक्वेशन निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा और सम ऑफ रूट आपने क्या निकाला था? -1 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था +1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स। तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका 8, ऑप्शन भी देखते हैं। 8 में ये दिया हुआ है, इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पहले ही ऑप्शन आंसर था। MCQ नंबर 9, इफ 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल है 1/32, तो x बताना है। भाई ये जो 32 है ये 2 की पावर 5 है, और ये 2 की पावर 5 ऊपर जाकर 2 की पावर -5 हो जाएगी। तो दोनों तरफ की बेस सेम हो गई, तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा -5 के, और +3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3, तो -5 और -3 -8,
तो आंसर है -8, ये ऑप्शन नंबर 4। और ये आप यहां पे भी देख सकते हैं अगर जबानी नहीं हो रहा था, ये रहा 9, 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल है 1/32। 2 की पावर x प्लस 3, 32 को लेकर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5 ऊपर जाके -5। अब दोनों तरफ की बेस सेम हो गई तो पावर सेम हो गई, तो x प्लस 3 इक्वल टू -5 और प्लस 3 राइट पे जाके -3, तो -5 -3 -8 आंसर आ गया। ये 10th MCQs भी यहीं देखेंगे, यहीं पर 10 MCQs में पूछा है आयोटा की पावर 23 किसके इक्वल होता है, तो मैंने डायरेक्ट वहां टिक कर दिया माइनस आयोटा के। जरा आइए क्वेश्चन को भी देख लें एक नजर, बहुत अच्छी MCQs है और आती है इस तरह की। ये रही 10, कह रहे देन आयोटा की पावर 23 बताना है, मैंने कहा माइनस आयोटा, ये रहा आंसर। सर कैसे करा, मैंने कहा ये देखिए, ये जो पावर होती है ना आयोटा की, जितनी भी पावर दे दे, 100 दे दे, 50 दे दे, 60 दे दे, 63 दे दे, जो मुंह में आए वो कर दे, 78 दे दे, हमारा काम होता है डिवाइडेड बाय 4 करना, पावर को 4 से डिवाइड करना। अगर ये 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आंसर होगा 1, और डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, एक आयोटा बचे, तो आंसर होगा आयोटा। और अगर डिवाइड करने पर 2 आयोटा बच जाएं, यानी आयोटा स्क्वायर बच जाए, तो आंसर होगा -1। और अगर डिवाइड करने पर 3 आयोटा बच जाएं, यानी आयोटा क्यूब बच जाए, तो आंसर होगा माइनस आयोटा। खाली ये वाली MCQs मत सीखिएगा। आइए, मैंने करा ये आयोटा की पावर 20 था, 24 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मैंने डायरेक्ट लिखा आंसर 1। फिर मैंने आयोटा की पावर 21 लिया, मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, 4 5 जा 20 हो गया, तो 21 में से 20 निकाले 1 बचा, तो एक आयोटा बचा, तो मैंने कहा आंसर आयोटा है। फिर मैंने आयोटा की पावर 22 ली, तो फिर मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, 4 5 जा 20, 2 बच गया, तो आयोटा की पावर 2 बची, आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा -1 के इक्वल। फिर मैंने आयोटा की पावर 23 ली, जो इस दफा का क्वेश्चन था, मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, 4 5 जा 20, 23 में से 20 निकाला, 3 बचा, तो आयोटा क्यूब बचा। आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये आयोटा वैसे ही है, और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाइड हो तो माइनस आयोटा। मुझे इतना तफसीलन नहीं कर रहा था, जब भी 3 पावर बचेगी, जैसे यहाँ पर 4 5 जा 20, 23 में से 20 निकाला, 3 बचा, जब भी आयोटा की पावर 3 बचेगी हमेशा डायरेक्ट माइनस आयोटा आंसर लिख दूंगा। अब देखें कैसी सीक्वेंस बनी, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 से तो 1, एक आयोटा बच जाए तो आयोटा, 2 आयोटा बच जाए तो -1, और अगर 3 आयोटा बच जाए तो माइनस आयोटा। आपने कहा सर अब एक और पावर बढ़ाने, आयोटा की पावर 24 कर ले, मैंने कहा 24 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर आंसर बना ले। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये सवाल भी यहीं से देख लेते हैं, 11 है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आपको ऑफ -3,5। तो MI का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है A/A² + B², कॉमा अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो -B/A² + B²। तो भाई A कौन है, -3, तो ये -3 आ गया, और B कौन है, 5, तो मैंने इधर B की जगह पर 5 रख दिया, तो ऊपर -3 होना चाहिए, बाद में -5 होना चाहिए। आ रही है, आके देखते, अगर खाली यही है तो नीचे की कैलकुलेशन नहीं करेंगे जो ये करी भी है मैंने। आइए जरा देखते हैं, ऊपर -3 और -5 होना चाहिए, तो मैं जब गया तो -3 यहीं पे मिला और -5 यहीं मिला, ये
प्लस का 3 था -5, मैंने कहा गलत, और यहाँ -3 और 5 थे ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। वैसे फार्मूला क्या कह रहा है, नीचे a² + b² भी करना है। फार्मूला आपका कहता है a² + b² भी करना है, तो वो देखें ये रहा, ये a² + b² भी करा हुआ है। तो a कौन है, 3, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, तो 34 इधर भी आएगा, 34 इधर भी आएगा। MCQ नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में कह रहा है द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। तो सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है 2AB ओवर A + B। तो यहाँ पर A की जगह P है और B की जगह Q, तो मैंने कहा 2PQ और नीचे P + Q। डायरेक्ट फार्मूला था, हम लोग A और B की फॉर्म में पढ़ते हैं या P और Q की फॉर्म में आ गया था, तो ये आंसर हो गया। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ A + B की पावर 8। ये मैं क्वेश्चन 9 टर्म टिक कर गया, ये गलत हो गया, मैंने शायद जज करा नहीं, मैं समझा नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मिडिल टर्म पूछी है। तो आपको पता है कि जब पावर 8 है और 8 पावर है तो टर्म 9 खुलेंगी, जब भी पावर इवन होती है तो टर्म नंबर ऑड होती हैं, और जब भी टर्म ऑड आएंगी तो मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला होगा आपके पास n + 2 डिवाइडेड बाई 2, n + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n कितना है, 8, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5th टर्म आंसर है। मैं इस बॉक्स को भी यहीं पे कर देता हूं। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पूछता ना, A + B की पावर 8 है तो टर्म पूछता, तो टर्म आंसर होती 9। इस वक्त मिडिल टर्म पूछा है, मैंने उस वक्त शायद सवाल पे गौर नहीं करा, लेकिन ये मैंने पकड़ लिया इसको, ये आंसर है। अच्छा, A = 0,1, B = 1,2 एंड C = 2,3, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बताना है। तो भाई ये B है 1,2 और ये C है 2,3, तो पहले इनका इंटरसेक्शन निकालो तो 2 आ जाएगा, तो इनका इंटरसेक्शन 2 आ गया, तो B इंटरसेक्शन की जगह 2 है, और सेट A के मेंबर कौन है, 0, 1। अब 0, 1 के साथ सेट है ना 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ऑर्डर आएगा 0, 2, एक आएगा 1,2, तो मैंने कहा ये आंसर है 0, 2, 1,2। मैंने इधर को इसको कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, तो आइए जरा देखें। A था 0,1, B था 1,2, C था 2,3, और ये हमें फाइंड आउट करना था, तो मैंने B इंटरसेक्शन C निकाला, तो B और C में एक ही चीज कॉमन है, वो 2, वो ये आ गया। अब A के साथ B इंटरसेक्शन C का मैंने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो A क्या है, वो 0,1 है, मल्टीप्लाइड बाई B इंटरसेक्शन C क्या है, ये 2 है। अब इसके ऑर्डर पेयर बनाइए, 0 और 2 और फिर 1 और 2, आंसर है 0, 2 और 1 और 2। अब MCQ नंबर है 15, कह रहा है इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z into Z बार इक्वल टू, तो मैंने कहा Z into Z बार जो है वो मॉड्यूलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है, और मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नहीं कराई, सारी प्रॉपर्टी इसमें सॉल्व कर दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आइए देखते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर एक नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड हो जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको पता है मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस इक्वल होता है √A² + B² के, और अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर ले तो बगैर रूट के लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि अगर वो पूछता Z into
कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो हमने लिखा मॉडुलस का स्क्वायर। अगर हम मॉडुलस का स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो इक्वल लिखते, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए जरा देखते हैं, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने प्रॉपर्टी लिखी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करें, पहले ऐड करें, बाद में उसका कॉन्जुगेट लें, ये जो बार लगी हुई है कॉन्जुगेट को शो कर रही है, या फिर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लें, बाद में ऐड करें, वैल्यू बराबर होगी। प्रॉपर्टी नंबर बी देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, बाद है ना, फिर उनका कॉन्जुगेट लें, ये इक्वल होगा, पहले उनका कॉन्जुगेट लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट बराबर आएगा। इस वक्त ये मैंने टिक कर दिया, इस वक्त क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सी से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड हो रहा है, या कॉन्जुगेट को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के इस मॉड के स्क्वायर के बराबर। चौथी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो ये प्योरली रियल नंबर आता है, इसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है, आयोटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसका रियल पार्ट कैंसिल हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी एफ लिखी है, आप z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालें या उसके कॉन्जुगेट की मॉड, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 15 थी, ठीक है। आइए अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यू नंबर है 16, साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि कॉट बराबर है कॉस ओवर साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस आ जाएगा रिजल्ट। इफ z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, देन कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर बताइए। तो अभी बताया है कि कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर का मतलब है खाली z के मॉड का स्क्वायर बताइए। तो आइए जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5, तो अंडर रूट 5 आंसर है मॉडुलस ऑफ z का। हमें मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर चाहिए, तो अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, वो ये रहा। और अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड निकालें या उसके कॉन्जुगेट की मॉड निकालें, वैल्यू बराबर होती है। यहाँ पे कॉन्जुगेट की मॉड का स्क्वायर पूछा है, मैंने कॉन्जुगेट देखा ही नहीं इसमें, डायरेक्ट मैंने क्या करा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही की मॉड निकाल के स्क्वायर कर दिया, तब भी आंसर बराबर होगा, प्रॉपर्टी को यूज करा इसकी। आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्व। ये लिखा हुआ, ये एमसीक्यू नंबर जो है वो 17 है, बीच में 5 लिखना रह गया, 12 नहीं है। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड और उसके कॉन्जुगेट की मॉडुलस इक्वल होती है फार्मूला के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लें तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। a उन्होंने दिया था 1, तो 1 का स्क्वायर, और b दिया था 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो इस तरह आंसर 5 है। अब एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 18 में द nth टर्म ऑफ a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रही है सीक्वेंस, तो ये AP है, और AP की जनरल टर्म निकालने का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आंसर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द सम ऑफ n टर्म्स 2 4 6 8 इज, कह रहा है ये एक सीक्वेंस है, इसकी n टर्म का सम क्या होगा। मैंने कहा n स्क्वायर प्लस n, ऐसे मॉडल पेपर में भी आई है। कैसे करा, मैंने कहा भाई कि इसके अंदर पहले मैं n की जगह 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, अगर ये सीक्वेंस से मैच कर गई तो ये आंसर है,
वरना फिर अगली वाली की तरफ चले जाऊंगा ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 में अगर आंसर नहीं मिला तो तीसरे में जाके चेक करूंगा, तीसरे में नहीं जाके चेक करूंगा तो 4 में जाके चेक करूंगा। अब आप पहली टर्म के लिए n की जगह यहाँ रखें 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे रखें 1, तो 1 + 1 2, तो पहली टर्म आ गई। सेकंड के लिए चेक करें, यहाँ रखें 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ आ गया 2, तो 4 + 2 6। तो जरा दो टर्म को शुरू की ऐड करें 2 और 4 को, तो आंसर 6 है, तो इसका मतलब है ये भी सही हो गया। थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ रखिए 3, 9 और 3 12। अब अगर आप इसकी तीन टर्म को ऐड करें तो 12 आना चाहिए, 2 और 4 6, 6 और 6 12, इसका मतलब सही है। अब चौथी टर्म वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 20 MCQs में फैक्टर्स 4a² + b² r, 4a² + b² के फैक्टर क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है चैप्टर 2 का। तो मैंने कहा पहले मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर ये बन गया तो ठीक, वरना मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन गया तो ठीक, अगर इसका स्क्वायर खोल दूं तो ये बन गया तो ठीक, और 2a - b का स्क्वायर खोल दूं ये बन गया तो ठीक। तो जरा 2a + b आयोटा और 2a - b आयोटा को जबानी मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है कैसे, ये a + b है, ये a - b है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर होगा 4a², तो यहाँ आ रहा है। बीच में फार्मूले का कौन है, माइनस। अब जरा b आयोटा और b आयोटा का स्क्वायर करें तो b² आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस प्लस b², तो 4a² + b² ये आ रहा था, तो मैंने यहां पर टिक कर दिया। आइए जरा देखते हैं, यहां पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, वो ये है। जो आंसर था ना वो मैं सारे सॉल्व करके देख रहा था, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, तो मुझे सेकंड पे मिल गया था आंसर। 2a + b आयोटा 2a - b आयोटा, तो ये a + b a - b, तो स्क्वायर हो गया a² - b², ये 4a² हो गया, ये b² आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो ये b²। तो मेरे पास क्वेश्चन जो था ना वो आ गया। इसका मतलब जब मैंने इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करा तो वो सवाल जो पूछा था वो आ गया, तो इसका मतलब यही इसके फैक्टर। अब 21 भी देखिए, यहां कह रहे a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डैश के बराबर होगा, तो मैंने कहा ये नल सेट के बराबर होगा फाई के, ये आंसर है फाई। कहने लगे कैसे, मैंने यहां कॉम्प्लीमेंट की सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। तो लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी सेट a क्या होता है, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट के बराबर होता है। बी में क्या है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट नल होता है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर होता है। और अगर सी देखिए, एक सेट a का 2 दफा कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो सेट a पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो a बराबर है। डी देखिए, u कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है, u कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u - u, तो कोई मेंबर नहीं बचेगा। और आपको पता है a और a कॉम्प्लीमेंट में कोई मेंबर कॉमन नहीं होगा, तो इनका इंटरसेक्शन नल होता है, और u कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, नल सेट के बराबर होता है। इसी तरीके से d और e को देखें, अपोजिट है, u कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट u होता है। इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त क्वेश्चन ये था a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो मैंने a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट में प्रॉपर्टी a लगाई, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट u के बराबर है, तो मैंने इस पूरे की जगह पर u रख दिया, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट बाकी है। अब u कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, मैंने प्रॉपर्टी नंबर d लगाई, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नल, तो नल सेट लगा दिया। और से देख लें इसको, अब आइए एमसीक्यू नंबर है 22, आर्क लेंथ ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ ए यूनिट सर्किल पाई के बराबर होती है। ये तकरीबन हर कॉलेज में आ रही है, एक शहीद मिल्लत कॉलेज का पेपर उसमें भी लगी है, वहां मैंने बता दिया, और ये शायद मॉडल पेपर में भी थी। सेमी सर्किल का एंगल होता है पाई,
और आपको पता है फार्मूला है S इक्वल टू आर थीटा। जब आप कहते हो यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब है रेडियस 1 है, तो आप S इक्वल टू आर थीटा में R की जगह 1 रखो और थीटा की जगह पाई रखो, तो पाई इंटू 1 क्या होता है, पाई। अब इसमें कहा जा रहा है 23 में एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताना है। तो हाफ सी स्क्वायर, ये लगता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, खास तौर पे जब क्या होता है दो एंगल और एक साइड आपको गिवन हो। लेकिन होता क्या है, जो साइड गिवन है, जैसे यहाँ सी स्क्वायर गिवन है तो सी का एंगल होता है गैमा, तो साइन गैमा नीचे होना चाहिए था, साइन अल्फा, इसलिए पहला ऑप्शन कलर। यहां पर इन्होंने साइड नजर तो नहीं आ रही लेकिन बी दिख रही है, तो बी का एंगल होता है बीटा, बीटा होना चाहिए था, वो नहीं है तो ये गलत। एक अगर तीनों साइडें गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो इसमें एस गायब है, इस वजह से ये गलत है, और ऑप्शन डी अब आंसर है, सही है ना। ये कब लगता है जो ऑप्शन डी में, जब आपको दो साइडें और उनके दरमियान के एंगल गिवन दे। जैसे यहाँ पर साइड ए और सी दी हुई है, तो साइड ए और साइड सी के दरमियान जो एंगल होता है वो बीटा होता है। तो दो साइड और उनके दरमियान का एंगल दिया हुआ है, तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ, और दोनों साइडें जो गिवन है वो और उनके दरमियान जो एंगल है उसका साइन, हाफ ए सी साइन बीटा, ये आंसर है। आइए जरा इसको देख लेते हैं जरा जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ा डिटेल के साथ, क्योंकि एक एमसीक्यू से कई एमसीक्यूज कराना चाह रहा हूं मैं, और बहुत अच्छा पेपर था ये डीजे का, इस वजह से मैंने आइए ये पूरा लिख दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें, कब, पहला कब, जब व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब तीनों साइड्स गिवन हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस नहीं था तो ये इस दफा नहीं लगा। अब when 2 sides and angle between them are given, अगर दो साइड और उनके दरमियान के एंगल गिवन हो तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा, हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा, हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा, और इस वक्त ये आंसर था हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा। मैंने इसको समझाने के लिए ट्राइंगल भी बना दिए। अब ट्राइंगल देखिए ए बी सी है, ए बी और सी, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल है, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल बी, और सी के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल सी, और वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल अल्फा है, बी पे बनने वाला बीटा और सी पे बनने वाला गैमा। अब मुझे अगर ए और सी साइड कोई गिवन दे दे, ये वाली साइड ए और ये सी, तो मुझे इनके दरमियान का एंगल बीटा चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ये नहीं कि कोई सी भी है ना दो साइडें दे दी और कोई सा भी एंगल दे दिया, नहीं, दो साइडें और उनके दरमियान का एंगल देगा। तो आइए जरा देखिए साइड कौन सी थी, ए और सी, और दरमियान का एंगल कौन था, बीटा, तो मैंने हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा लगा। अगर मुझे साइड ए और बी देगा ना तो इनके दरमियान का एंगल गैमा देना चाहिए। तो आइए जरा ए और बी साइड के साथ फार्मूला 1 देखिए, हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा, और इसी तरीके से अगर मुझे बी और सी साइड गिवन हो तो अल्फा गिवन होना चाहिए, हाफ ऑफ बी साइन अल्फा, इस वजह से मैंने ये लगाया। थर्ड भी है, थर्ड वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कब लगाते हैं, व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर गिवन, जब आपको कोई दो एंगल और एक साइड गिवन दे दे, तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ऑफ जो साइड गिवन आपको दिए उसका स्क्वायर करा, और उस साइड का जो एंगल है उसका साइन नीचे। तो साइड ए का एंगल कौन होता है, अल्फा, जरा ये देखो साइड ए का एंगल कौन है, अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा, और बाकी रिमेनिंग दो एंगल ऊपर होते हैं, साइन बीटा साइन गैमा ऊपर होगा, अल्फा नीचे। और अगर साइड बी गिवन है तो हाफ ऑफ बी स्क्वायर, और साइड बी का एंगल है बीटा, साइन बीटा नीचे होगा, बाकी दो रिमेनिंग एंगल के साइन ऊपर होंगे, साइन अल्फा साइन गैमा। इसी तरह अगर साइड सी गिवन है तो साइन गैमा नीचे होगा और बाकी दो एंगल के साइन का प्रोडक्ट ऊपर होगा। सर ये तो आपने लिखा है
कि 2 एंगल और एक साइड गिवन होगी, तो मैंने कहा तीसरा एंगल इससे निकालेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। ये प्लस साइन है, रह गया लिखने से प्लस, इसको प्लस करेंगे तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आ जाइए 24 MCQs है, एनपीआर बताइए। तो परमुटेशन कैसे खुलता है, एनपीआर कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका आंसर। अगर ये NCR होता, कॉम्बिनेशन होता, तो ऑप्शन ए आंसर होता, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया, दोनों लिख दिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है ना NCR आ जाए, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन करा, ये देखिए MCQ नंबर, इसको देखिए 24 को। NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लास्ट MCQ है और पूछा ये द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का फार्मूला होता है c अपॉन a, और यहाँ पे c क्या है -2, कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, और a क्या है 1, तो -2 अपॉन a, तो -2 अपॉन 1 आंसर था, -2 तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैंने नहीं सॉल्व करा इसको, शायद नहीं करा क्योंकि वर्बली हो रहा था, इसलिए सही है। अब शहीद मिल्लत कॉलेज का हम लोग MCQs का पेपर सॉल्व करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। सही है, अगर आपको लगे कि इससे फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।